हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ कुछ अब तस्वीर साफ होती जा रही है। ऐसा मालूम होता है कि नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स को एग्जाम किया जाए। ऐसा भी लगता है कि शायद मेरा सजेशन कि एक बार में यूनिफॉर्म सिविल कोड ना बनाई जाए और कंसेंसस डेवलप की जाए और पीस मील तरीके से उसको बनाया जाए, उस पर भी बहुत सीरियसली गौर व फिक्र हो रहा है। हमने जो सीरीज शुरू की यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और उसमें मैंने पहले बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कैसे बना, और फिर उस सवाल के जवाब में कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ और इस्लामिक लॉ एक हैं, मैं इस्लामिक लॉ के ओरिजिन पर गया, फिर सुन्नी स्कूल्स कैसे डेवलप हुए और शिया स्कूल कैसे डेवलप हुए, और अब मैं आ गया हूं ऑलमोस्ट 8th 9th 10th सेंचुरी के आसपास। और अब हमको देखना है कि मॉडर्न जमाने में किस तरीके से इस्लामिक लॉ में मुस्लिम कंट्रीज में रिफॉर्म हुआ, उस रिफॉर्म का जूरिस्टिक बेसिस क्या था। मैंने बार बार कहा है कि इस्लामिक लॉ और वेस्टर्न लॉ का जो बहुत बड़ा फर्क है वो ना तो हमारे जजेस की समझ में आया और ना हमारी आवाम उसको अच्छी तरह समझती है। वेस्टर्न लॉ में या इंडियन लॉ में जजेस लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। पहले लॉ बनता है, फिर जजेस उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। इस्लामिक लॉ में मेरा इंटरेस्ट एक लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से यह है, और मैं एडमायर करता हूं रोमन लॉ को, कि जिस तरह रोमन लॉ में जूरिस्टिक इंटरप्राइज से लॉ बना, स्टेट ने लॉ नहीं बनाया, स्कॉलर्स ने लॉ बनाया, उसी तरह इस्लामिक लॉ भी किसी स्टेट ने इनेक्ट नहीं किया। इनिशियली उसको प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह स्कॉलर्स और जूरिस्ट ने डेवलप किया। रोमन लॉ और इस्लामिक लॉ में एक बड़ा फर्क है, गो कि बहुत इंफ्लुएंस है रोमन लॉ का इस्लामिक लॉ पर, क्योंकि अरब ट्रेड करते थे और ट्रेड उन लोगों से करते थे जो रोमन एम्पायर में रहते थे। देखिए, रोमन जूरिस्ट जो था उसको कहीं ज्यादा आजादी थी लॉ के उसूल और डॉक्ट्रिन्स को डेवलप करने की। जो मुस्लिम जूरिस्ट है उसके सामने तो कुरान है, उसके सामने तो सुन्ना है, तो उसको उतनी फ्रीडम नहीं है अपने लॉ को बनाने की जितनी रोमन जूरिस्ट को है। इस्लामिक लॉ वेस्टर्न लॉ और इंडियन लॉ से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इस्लामिक लॉ में सोर्सेस इंटरप्रेट किए जाते हैं, लॉ नहीं इंटरप्रेट किया जाता। लॉ बाद में आता है, इंटरप्रिटेशन पहले आता है। वेस्टर्न लॉ में पहले लॉ बनेगा, फिर अदालतें उसको इंटरप्रेट करेंगी। अब आपको ये मैं तफसीलात पहले दे चुका हूं और आपको उसका अंदाजा है कि कोई 11वीं सदी के आते आते कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के उसूलों पर भी एग्रीमेंट हो गया। कम से कम सुन्नी स्कूल में माना गया कि खलीफा वो होगा जिसमें बहुत तकवा होगा और कैरेक्टर होगा, और उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो अल्लाह के कानून को समझे और उस तरीके के स्टेप्स ले जो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी हैं, यानी सियासत शरिया, यानी स्टेट का रोल अब शुरू हो रहा है कोई 11वीं सदी के आते आते, और उसकी ड्यूटी यह है बादशाह की कि वो जनरल पर्पस ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करे। अब ये जो सियासत शरिया है, स्टेट जो है वो उसको इंप्लीमेंट कर रही है। अब ये शरिया का मीनिंग वाइडर होता जा रहा है। जो 7वीं 8वीं और 9वीं सेंचुरी में उसका मीनिंग था, उससे ज्यादा बढ़कर हो गया, क्योंकि अब स्टेट और गवर्नमेंट शामिल हो गई है इसमें। उसके बाद तकलीद का डॉक्ट्रिन आ गया, और कोई
800-900 साल तक स्कूल इस्टेब्लिश हो गए, तकलीद हो गई, इज्तिहाद के दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद इज्तिहाद के बारे में और आपको बताऊंगा कि नया इज्तिहाद क्या है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि जब आप 18वीं 19वीं सदी तक आ रहे हैं तो पूरी दुनिया में जो कुछ होता है उसका असर इस्लामिक लॉ पर भी पड़ेगा, जो मुस्लिम टेरिटरीज हैं उन पर भी पड़ेगा। कहीं जगह मुस्लिम हुकूमतें खत्म हो जाएंगी, कहीं जगह मुसलमान ट्रेड कर रहे होंगे यूरोपियन कंट्रीज से। तो हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या फॉरेन इन्फ्लुएंस, कॉलोनियलिज्म का इन्फ्लुएंस वो लॉ पे पड़ा, इस्लामिक लॉ पर। और यह भी साथ में समझना चाहिए कि जब इस्लाम अफ्रीका में जा रहा है तो कई अफ्रीकन मुल्कों में जो ट्राइबल कस्टम्स थी उनको रिटेन कर लिया गया। जैसे हिंदुस्तान में खोजाज और कची मेमन्स मुसलमान हो गए, लेकिन लॉ में उन्होंने बहुत सी हिंदू कस्टम्स को रिटेन कर लिया। यही मामला अफ्रीका में हुआ। अब जब मॉडर्न जमाने में आप आए हैं और आपको लग रहा है कि अब तकलीद यानी स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू एस्टैब्लिश डॉक्ट्रिन वो तकलीफ दे रहा है। अब आप चाहते हैं कि हालात बदल गए हैं, अब आप चाहते हैं कि लॉ में कुछ रिफॉर्म होना चाहिए। तो रिफॉर्म की क्या क्या सूरतें हुई मुस्लिम कंट्रीज में उनको समझना जरूरी है। बार बार यह बात कही जाती है कि साहब मुस्लिम कंट्रीज में लॉ रिफॉर्म हो गया तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को उस रिफॉर्म को एक्सेप्ट करने में क्या तकलीफ है, इसलिए मुस्लिम कंट्रीज में कैसे रिफॉर्म हुआ यह जानना जरूरी है। मुझे अपने कुछ व्यूअर्स से यह शिकायत है कि वो चाहते हैं कि मैं 2020 का मैच खेल दूं। लॉ टेस्ट मैच है, पेशेंस रखना होगा। मेरा ओपिनियन क्या है यह सीरीज के एंड पर मैं बताऊंगा। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं इस रिमार्केबल जर्नी को समझने के लिए जो मुस्लिम फुक़हा ने और इस्लामिक लॉ ने की है 1400 साल में, तो मुझको 14 घंटे तो आपको देने चाहिए। तो रिफॉर्म करना है। हम आ चुके हैं 19वीं सदी के आखिर में, कहीं पे 20वीं सदी के पहली दहाई में, और हम चाहते हैं कि हम रिफॉर्म करें। तो एक ऑप्शन तो यह था कि इस्लामिक लॉ को पूरा खत्म कर दिया जाए, अबंडन कर दिया जाए। जो मॉडर्न वेस्टर्न लॉ है मगरिब का, पब्लिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल और कमर्शियल लॉ, उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। अब आप देखिए अभी खिलाफत उस्मानिया खत्म नहीं हुई है, 19वीं सदी की बात हो रही है। ऑटोमन एम्पायर है, वो सिस्टम लाए जिसको कहते हैं सिस्टम ऑफ कैपिटुलेशंस। क्या है ये सिस्टम ऑफ कैपिटुलेशंस? कि वो यूरोपियन जो ऑटोमन एम्पायर में मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं उनको इजाजत दे दी कि वो अपने कानून से यानी यूरोपियन कानून से गवर्न होंगे। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में भी ये हो चुका है कि जो अंग्रेज हिंदुस्तान में जो ब्रिटिश फोर्ट्स थे, सेंट जॉर्ज और सेंट विलियम्स और कलकत्ता में और मद्रास में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, उनके अपने महलों के अंदर जो फोर्ट थे जहां अंग्रेज रह रहे थे, उन अंग्रेजों पे इंडियन लॉ नहीं लागू होता था, उनके ऊपर ब्रिटिश लॉ ही लागू होता था। यही काम ऑटोमन्स ने इजाजत दे दी कि जो यूरोपियंस ऑटोमन एम्पायर के अंदर रह रहे हैं उनके ऊपर यूरोपियन लॉ लगेगा। इसका मतलब ऑटोमन एम्पायर में कुछ कुछ फेमिलियरिटी यूरोपियन लॉ से डेवलप होने लगी। खास तौर से जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे उनको यह एहसास होने लगा जो इन यूरोपियन से कारोबार कर रहे थे। और 1839 से 1876 तक, 1839 टू 1876 तंजीमात रिफॉर्म के जरिए ऑटोमन्स में काफी यूरोपियन लॉ इनकॉर्पोरेट कर लिया। मैंने बार बार कहा है, मैं 1 मिनट में लॉ नहीं बता सकता हूं। मैं कोई आईएएस प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं दे रहा हूं कि एक ऑप्शन को इनसर्किल कर दूं। यह मेंस का एग्जाम है।
पेशेंस रखना होगा। कमर्शियल कोड बन रही है ऑटोमन एम्पायर की 1850 में। किस लॉ पे बेस्ड है ये? फ्रेंच लॉ पे। आपको मालूम है कि इस्लामिक लॉ तो कमर्शियल लॉ पर बहुत डेवलप्ड था। उसके प्रेफरेंस में फ्रेंच कोड 1850 में आ रही है, खिलाफत मौजूद है। और इस फ्रेंच कोड में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का प्रोविजन है, सूद का प्रावधान है। यह ऑटोमन्स की कोड बता रहा हूं। 1858 में 1858 में पीनल कोड आ रही है। 1807 में इंडिया में आएगी इंडियन पीनल कोड, वो ब्रिटिश होगी। जो ऑटोमन्स की पीनल कोड है वो फ्रेंच पीनल कोड है। और वो सारी सजाएं जो इस्लाम में मौजूद थी, हद सजाएं, हुदूद पनिशमेंट, उनको एबॉलिश कर दिया गया, सिवाय मुर्तिद हो जाने पे, अपोस्टेसी के सजा तो रिटेन कर ली और बाकी सजाएं खत्म कर दी गई। फिर लॉ ऑफ पर्सनल ऑब्लिगेशंस बन रहा है 1869 से 1876 तक। अब ये जो बन रहा है लॉ ऑफ पर्सनल ऑब्लिगेशन, ये हनफी लॉ पर बेस्ड है। ये पर्सनल लॉ के मामलात हैं, शादी ब्याह और वगैरह। इसी तरह इजिप्ट में आइए, 1875 में वो ऑटोमन से भी एक कदम आगे गए और उन्होंने कहा कि हमारी सिविल कोर्ट्स भी जो होंगी वो अब फ्रेंच लॉ की तरह होंगी और फ्रेंच लॉ को फॉलो करेंगी। 1937 में इजिप्ट में क्रिमिनल कोड आती है, वो लेबनानीज कोड से बोरो करते हैं और लेबनानीज कोड जो है वो फ्रेंच कोड पर बेस्ड है। 1931 में इजिप्ट में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आ जाती है, जिसमें लिख दिया गया कि मैरिज से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट कोई अदालत इंटरटेन नहीं करेगी जब तक यह साबित ना हो कि मैरिज सर्टिफिकेट ऑफिशियली इशू हुआ है। चाइल्ड मैरिजेस पे पाबंदी लगाई जा रही है, कहा जा रहा है वैलिड होंगी, लेकिन अदालत नहीं सुनेगी। आपको मैं बता चुका हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत चाइल्ड मैरिज वॉइड नहीं है, इलीगल नहीं है, लेकिन जो चाइल्ड मैरिज करेगा उसको सजा होगी। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगी तो हम चाइल्ड मैरिजेस पे क्या करें, यह एक मुद्दा डिबेट का होगा जिस पे हम आगे बात करेंगे। 1926 में फिर आइए टर्की में, अब के जो क्रिमिनल कोड आ रही है वो इटालियन लॉ पर बेस्ड है। 1928 में टर्की में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ रही है वो जर्मन लॉ पर बेस्ड है। और 1927 में फिर से सिविल कोड आ रही है टर्की में, वो स्विट्जरलैंड के लॉ पर बेस्ड है, पूरी स्विस कोड है वो। अफ्रीका में ले जाऊं आपको, फ्रांस ने अल्जीरिया फतेह कर लिया 1850 में। जो फ्रेंच कोड्स थी वो अब अल्जीरिया में लागू कर दी गई। इंडोनेशिया में डच हुकूमत हो गई, नीदरलैंड की, तो उनके यहां डच लॉ जो है 19वीं सेंचुरी से लागू हो गया। इंडिया में मुगल एम्पायर खत्म हो गया, अंग्रेजों की हुकूमत हो गई, तो इंडियन पीनल कोड ने इस्लामिक लॉ को खत्म कर दिया और मॉडर्न क्रिमिनल लॉ लागू कर दिया। इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ को खत्म कर दिया और 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू कर दिया। इस्लामिक लॉ ऑफ एविडेंस, शहादत का कानून खत्म कर दिया और इंडियन एविडेंस आ गया 1872 में। एक छोटी सी मिसाल दे दूं आपको, बच्चा जो है वो लिजिटिमेट है या इलिजिटिमेट है। सेक्शन 112 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, आज भी यह कानून है, कहता है कि अगर बच्चा कोई इन द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज वेडलॉक पैदा हुआ तो यह कंक्लूसिव प्रूव होगा कि वो बच्चा लिजिटिमेट है। यानी अगर बच्चा शादी होने के 1 मिनट बाद निकाह के पैदा हो जाए तो वो बच्चा लिजिटिमेट होगा। यह बिल्कुल इस्लामिक लॉ का जो उसूल है उसके खिलाफ है। तो देखिए इस्लामिक लॉ यहां मॉडिफाई हो रहा है,
हिंदुस्तान की अदालतों ने जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस के प्रिंसिपल को लागू किया। अगर कोई बेवा है और उसका मेहर पे नहीं हुआ है तो अदालतों ने कहा कि साहब ये विडोज लियन होगा, विडो को यह हक होगा कि वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी अपने कब्जे में रखे जब तक मेहर अदा ना किया जाए। ये बिल्कुल इंग्लिश लॉ से डॉक्ट्रिन को बारो किया जा रहा है। ये इस्लामिक लॉ में जो पोजीशन बेवा की है वो एक ऑर्डिनरी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की है। इसी तरह अगर हिबा किया जा रहा है फॉर अ लिमिटेड पीरियड, अब इसमें भी इंग्लिश लॉ ऑफ ओनरशिप जो कॉर्पस के सिलसिले में है उसको जजेस इनकॉर्पोरेट करते चले जा रहे हैं। हनफी लॉ हमारा यह था कि हिबा एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। ब्रिटिश कोर्ट्स ने हनफी लॉ को इग्नोर किया। जो हनफी लॉ था कि लिमिटेड पीरियड के लिए भी उसके यूज के सिलसिले में भी हो सकता है। और फिर बाद में 1948 के आते आते सरदार नवाजिश अली खां के केस में यह हुआ कि नहीं, कॉर्पस कभी ट्रांसफर हो सकता है और इस्तेमाल कभी ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन हनफी लॉ में कहा जा रहा था कि ये इस तरह की जो गिफ्ट होगी वो रिवोकेबल होगी एनी टाइम। वक्फ के कानून में आ गया ये मशहूर केस है 1894 का, अबू फता वक्फ अलल औलाद को इलीगल कर दिया। प्रीवी काउंसिल ने उसे अपहोल्ड किया, हंगामा हुआ। 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास करना पड़ा जिसने अबू फता के केस को ओवर रूल किया। तो बात मैंने ये बताई पहले कि 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में मुस्लिम कंट्रीज में अच्छी खासी कानून में तब्दीली आ रही है यूरोपियन इन्फ्लुएंस की वजह से। इंडिया में भी तब्दीली आ रही है। ये जितने जजमेंट्स अंग्रेज जजेस ने दिए हैं ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का हिस्सा हैं। तभी मैंने कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बेसिकली एंग्लो मोहम्मडन लॉ है, ये इस्लामिक लॉ नहीं है। किसी अंग्रेज अदालत का दिया हुआ जजमेंट मुस्लिम लॉ का हिस्सा हो और आप उसे इस्लामिक लॉ कहेंगे, कहां तक सच होगा। अब जो दूसरी प्रोसेस हुई जो मैं समझता हूं बहुत अहम है, और आज जब हिंदुस्तान में यूसीसी की डिबेट हो रही है तो कम से कम वो लोग जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में यकीन रखते हैं और किसी रिफॉर्म की मुखालफत करते हैं उनको यह समझना चाहिए कि किस तरह से मुस्लिम वर्ल्ड में रिफॉर्म हुआ, और हमारी सरकार को भी यह समझना चाहिए कि रिफॉर्म करने का बेहतर तरीका क्या होगा। मैं समझता हूं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऊपर से इंपोज करने के बजाय ज्यूरिस्टिक बेसिस तलाश किया जाए किसी रिफॉर्म का, और उसकी स्टेजेस हैं। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं तखय्युर, सिलेक्शन। कई ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, बेहतर ऑप्शन को चुन लेना। आपको मैं बता चुका हूं इस्लामिक लॉ में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सुन्नी लॉ में भी स्कूल्स हैं, शिया लॉ में भी स्कूल्स हैं, टोटल मिला लीजिए तो अच्छे बहुत से स्कूल्स हो गए। उन स्कूलों से जो प्रोग्रेसिव आज के हालात को देखते हुए व्यू लगे आपको, उस व्यू को कैसे एडॉप्ट करें, इसके पूरी अब 100 साल से ज्यादा की हिस्ट्री है मुस्लिम कंट्रीज में। सेक्शन 53 है सूडान की मोहम्मडन लॉ कोर्ट्स का। फिर 1915 में बात हो रही है सूडान में कि जो ग्रैंड काजी होंगे सूडान के, वो ये सर्कुलर इशू कर सकते हैं बाकी काजी हजरात के लिए कि आप हनफी लॉ के अलावा भी किसी लॉ को मान सकते हैं। अब ये हनफी मुल्क है, अब ये पहली बार ये बात आ रही है।
कि इस तरह की कोई डायरेक्टिव दी जा सकती है कि कहीं पे अगर हनफी लॉ तकलीफ दे रहा है तो कोई और फिक्स से ड्रॉ कर लो लॉ को। ऑटोमन एम्पायर में आ जाइए, 1915 1917 में हैं आप। कहा जा रहा है कि जो कैलिफ है, खलीफा है, वो सॉवरेन है और सियासा का ये उसूल है कि वो स्पेसिफाई कर सकता है किस अदालत को कितना जुरिस्डिक्शन होगा और बता सकता है कि जज कई ऑप्शंस ऑफ लॉ में से कोई एक ऑप्शन पिक कर सकता है। अब ये क्योंकि 1915 और 17 है तो पहली स्टेज तखय्युर की जो है उसमें यह कहा कि हनफी जूरिस्ट का कोई ओपिनियन ले लो। यानी पहली स्टेज में ये हो रहे हैं आप कि जो हनफी स्कूल का एक जनरल ओपिनियन है जिसपे उलेमा की कंसेंसस हो चुकी है, जो अब तक 1000 साल से तकरीबन लॉ था, अब यह कहा जा रहा है कि उसको छोड़कर किसी और हनफी फकीह का कोई ओपिनियन है, कोई जूरिस्ट का ओपिनियन है तो वो ले लो। इसलिए स्टेजेस को समझना है कि ये पूरा तखय्युर और सिलेक्शन का जो 100 साल का इतिहास है वो क्या है। तो देखिए, जो डोमिनेंट डॉक्ट्रिन था सुन्नी स्कूल का, उसमें अल्टरनेटिव व्यू लेने की गुंजाइश कोशिश की जा रही है। आपको मालूम है कि वाइफ जो है हनफी लॉ के तहत अगर उसको अपनी मैरिज को खत्म करना है तो उसकी ग्राउंड यह है कि उसका जो शौहर है, पति है, वो अपनी पैदाइश से 99 साल तक गायब है। यानी अगर कोई पति 60 साल की उम्र में गायब हो गया तो 33 साल बाद यह ऑप्शन आएगा कि वो अदालत में जाए और उस अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवाए। यह हनफी लॉ था। अब मालिकी लॉ इसमें ज्यादा लिबरल था, जिसने कहा कि अगर शौहर क्रूएल है या मेंटेन नहीं कर पाता या उसने छोड़ दिया है या वो बीमार है, सीरियस एलिमेंट है, तो वो औरत अपनी मैरिज को उस मामले में खत्म करवा सकती है, डिसॉल्व करवा सकती है। ऑटोमन लॉ फैमिली राइट्स 1917 में आ रहा है। मालिकी लॉ का बेसिस बना रहे हैं। ऑटोमन्स हनफी हैं, जुडिशियल डिसोल्यूशन की इजाजत हो रही है मालिकी लॉ से बोरो करते हुए। अगर हस्बैंड बीमार है, छोड़ के चला गया है, मेंटेनेंस नहीं देता, यह हनबली लॉ से आ रहा है। ना मेंटेनेंस देने पे औरत को यह हक देना कि वो मैरिज डिसॉल्व करे, यह हनबली लॉ से आ रहा है। बीमारी के हालत में या छोड़ के चला गया, यह मालिकी लॉ से आ रहा है। 1920 1929 में इजिप्ट में ज्यादातर मालिकी लॉ अडॉप्ट कर लिया, जबकि हनफी मुल्क है। अरे 1939 में हमारे यहां इंडिया में हमारे उलमाए किराम ने कहा कि नहीं, मालिकी लॉ अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तब तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम विमेन एक्ट, जिसमें हमने मुसलमान औरत को बहुत बड़ा हक दिया कि वो बहुत सी ग्राउंड्स पे जाके अदालत से अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। निकाहनामे के मामले को ले लीजिए, हनबली स्कूल में इसकी गुंजाइश थी और इजाजत थी कि शौहर और बीवी जो हैं वो निकाह में शरायत लिख सकते हैं, कंडीशंस लिख सकते हैं। अब जाहिर है कि ये फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को प्रमोट करती है। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में जो शरायत चाहे लिख दी जाए। हनबली लॉ है ये। ज्यादातर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने इस लॉ को अडॉप्ट कर लिया और बेहतर किया, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल को प्रमोट करता है। और उसका उसूल कहां से निकाला था हनबली लॉ ने? उन्होंने कहा, देखिए, कुरान में यह दिया है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करें
तो उन शराइत को पूरा करे जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। तो देखिए, बेसिस निकालना होता है। मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में औरत के स्टेटस को, उसकी पोजीशन को, जेंडर जस्टिस को करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कंडीशन लगा सकते हैं कि हस्बैंड अब दूसरी शादी नहीं करेगा, या हस्बैंड फोर्स नहीं करेगा वाइफ को कहीं पर रहने के लिए, कहे सास के साथ रहो। आपको मालूम है, ये तो 2021-22 के 2020 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं हिंदू लॉ के बारे में, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई बहू, हिंदू बहू को उसका हस्बैंड फोर्स करता है अपनी सास के साथ रहने के लिए, तो यह वैलिड ग्राउंड होगी क्रूएल्टी की, जिसके बिना पे हस्बैंड अपनी बीवी को डिवोर्स दे देगा। ये देखिए, इस्लामिक लॉ में तो 1300-1400 साल पहले यह बात आ रही है, हनबली लॉ में आ रही है। समझिए इस बात को कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, कि अगर कोई हिंदू बहू अपने सास ससुर के साथ रहने से इनकार करती है तो क्रूएल्टी मानी जाएगी हस्बैंड के खिलाफ, और हस्बैंड इस बिना पर उसको डिवोर्स कर सकता है। अब ऑटोमन फैमिली राइट्स का जो लॉ है 1917 का, उसने एक कंडीशन को सिर्फ कहा कि अच्छा, ये लिख सकते हैं कि दूसरी शादी नहीं करेगा। मोरक्कन लॉ जो है पर्सनल स्टेटस का 1958 ने, उसने भी ऑटोमन को बारो करते हुए कहा कि हां, निकाहनामा में यह लिखा जा सकता है कि दूसरी शादी नहीं करेगा। लेकिन जॉर्डन का जो लॉ है फैमिली राइट्स का 1951 का, उसने कहा नहीं, कोई भी कंडीशन निकाहनामे में लिखी जा सकती है जो बीवी के हक में हो। इंडिया में तो बहुत से ऐसे जजमेंट्स हैं खर्चाए पानदान को लेकर। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में कोर्ट्स ने अपहोल्ड किए हैं कि मैं जो कुछ कमाऊंगा तुम्हें दे दूंगा, मैं तुमसे पूछे कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तुमको कहीं और जाने से मना नहीं करूंगा, जो कुछ तुम कहोगी वो मैं मानूंगा। उसमें यह भी था, और मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा बिना तुम्हारी इजाजत के। अब मर्द बड़े मर्द होते ही हैं, आपको मालूम है, उन्होंने, मौसूफ ने दूसरी शादी कर ली। अब वाइफ ने चैलेंज किया, कहा देखो ये निकाहनामा में लिखा हुआ था। अब हस्बैंड के वकील ने बहुत मेहनत करके आर्गू किया, उन्होंने कहा साहब ये तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल गलत है, इसमें तो शौहर को बिल्कुल बीवी का गुलाम बना दिया गया है, और गुलामी और स्लेवरी एबॉलिश हो चुकी है। जुरू का गुलाम आपने सुना ही होगा, केस है ये पूरा। अंग्रेज जजेस ने कहा नहीं, मुस्लिम लॉ में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, आपने अगर निकाहनामा के वक्त ये शरायत एक्सेप्ट की तो आप पे लागू। बाद में दोनों में कंप्रोमाइज हुआ, केस खत्म हुआ। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान के उलेमा अच्छे मॉडल निकाहनामा पे राजी हो जाए तो मुस्लिम लॉ का जितना क्रिटिसिज्म है और जो प्रॉब्लम एरियाज हैं वो सब के सब निकाहनामा के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। और एक अच्छा निकाहनामा जो है वो हमारे फिक्र से कंसिस्टेंट होगा, वो इस्लामिक लॉ ही होगा, हनबली लॉ पे बेस्ड होगा, लेकिन होगा इस्लामिक लॉ। तुनीसिया में आ जाइए, 1959 में लॉ ऑफ पर्सनल स्टेटस है, उसने हनफी लॉ को मालिकी लॉ पे तरजीह दी और कहा कि नहीं, अब जो एक अडल्ट औरत है वो फ्री है शादी करने के लिए, किसी वली की जरूरत नहीं है, किसी गार्डियन की कंसेंट की जरूरत नहीं। आपको मालूम है कि हनफी, शाफई और मालिकी लॉ में कहा जाता है कि जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे वो कानून डिटरमिन करेगा, पार्टीज नहीं डिटरमिन करेंगी। लेकिन हनबली लॉ में कहा नहीं, पार्टीज डिटरमिन करेंगी, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये जो पहली स्टेज तखय्युर की है उसमें आप बोरो कर ले रहे हैं। हमारे पुराने क्लासिकल जूरिस्प्रूडेंस के फुकहा से ही बोरो करते हैं आप। ये पहला फेज है कि आप हनफी हैं, आपने मालिकी लॉ से ले लिया, आप मालिकी हैं, आपने शाफई लॉ से ले लिया, ठीक है।
इस तरीके को यूसीसी बनाते वक्त अगर हम माइंड में रखें तो मुस्लिम अपोजिशन नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। फिर अब जो दूसरा फेज आता है उसमें अब आप दूसरे स्कूल में जाने के बजाय इंडिविजुअल जूरिस्ट के ओपिनियन पे रिलाई करके रिफॉर्म कर ले रहे हैं। यानी पहले तो आप हनफी थे तो आप मालिकी स्कूल की तरफ, हनबली स्कूल की तरफ जा रहे थे। अब वो स्टेज है जिसमें आप एक फर्द वाहिद की एक जूरिस्ट के ओपिनियन पर भी रिफॉर्म कर रहे हैं। जितने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मिनिमम एज ऑफ मैरिज तय हुई वो सब ऑटोमन लॉ ऑफ फैमिली राइट्स 1917 से बोरो किया गया, और वो उसूल ओरिजिनली बोरो किया गया एक पुराने जूरिस्ट इब्ने शुबर्मा, जिन्होंने कहा कि माइनर्स की शादी ऐसे नहीं हो सकती। फिर माइनर लड़कों के सिलसिले में जाहिरी जूरिस्ट इब्ने हजाम ने कहा कि उनकी शादी नहीं हो सकती, तो वहां से वो लॉ को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। फिर तलाक के सिलसिले में इजिप्ट में 1929 में कहा गया कि जो इस तरह की रिप्यूडिएशंस हों जो सिर्फ बीवी को डराने धमकाने के लिए हस्बैंड कह दें कि ये मत करो या ये करो, और उसमें उनका इरादा तलाक देने का ना हो, वो नहीं मानी जाएंगी तलाक। आपको मालूम है कि इंडिया में हमारे हनफी जूरिस्ट ये बात नहीं मानते हैं। इंटेंशन हो या ना हो, अगर आपने वो लफ्ज बोले तो बस तलाक हो गई। अब ये आइडिया कि इस तरीके से बीवी को डराने के लिए सिर्फ अगर कुछ बोला गया है वो इनऑपरेटिव माना जाए, इसकी सपोर्ट ली जा रही है 733 एडी में जो मक्का के एक स्कॉलर थे अता, जिनको हजरत उमर ने सेकंड कैलिफ ने कूफा का जज बनाया था, वहां से सस्टेनेंस ली गई, वहां से इंस्पिरेशन लिया गया और रिफॉर्म किया गया। और फिर इस तरह की तलाक जिसमें कोई इशारा हो, उसके लिए इब्ने तामिया के ओपिनियन को रिलाई किया गया और लॉ को रिफॉर्म किया गया। फिर इसी तरह मिरास के लॉ में, इनहेरिटेंस के लॉ में 1943 तक आप आ गए, इजिप्शियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वही मसला जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि मरने वाले का दादा मौजूद है और उसके कोलेटरल रिश्तेदार मौजूद हैं। अब सारे स्कूल ये एग्री करते हैं कि जो यूट्रीन ब्रदर है, हाफ ब्रदर, जिसकी मां एक है और बाप अलग है, और उसी तरह बहनें जो हैं यूट्रीन सिस्टर्स के मां एक और बाप अलग, उनको जो दादा साहब हैं वो बिल्कुल प्रॉपर्टी की मीरास से एक्सक्लूड कर देंगे। और जर्मेन और कंसुगाइन ब्रदर्स, यानी बाप एक हैं और मां अलग, और उसी तरह की कंसुगाइन सिस्टर्स, उनको भी दादा साहब जो हैं हनफी लॉ में एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन मालिकी, शाफई और हनबली लॉ में उनको शेयर मिलेगा। अब इजिप्शियन लॉ ने जो जनरल प्रिंसिपल अडॉप्ट किया वो हनबली और मालिकी लॉ से ले लिया और कहा कि ये जो कोलेटरल्स हैं ये एक्सक्लूड नहीं होंगे दादा की तरफ से, लेकिन कुछ रूल्स में मॉडिफिकेशन कर दिया गया। एग्जाम्पल से समझाता हूं कि अगर एक मरने वाला है और उसका एक दादा है और एक उसका फुल ब्रदर है, यानी मां और बाप दोनों से वो दो भाई हैं, और एक कंसुगाइन ब्रदर है, यानी बाप एक है मां अलग हैं, तो शाफई और मालिकी लॉ उसको 1/3 शेयर देंगे ग्रैंडफादर को और 2/3 शेयर देंगे फुल ब्रदर को, और इस ग्राउंड पर कि जो कंसुगाइन ब्रदर है उसको पहले नोशनल शेयर 1/3 दे देंगे दादा के अगेंस्ट,
और उसके बाद उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा टू द फुल एडवांटेज ऑफ फुल ब्रदर। तो फुल ब्रदर को मिल गया शेयर। ये इजिप्शियन लॉ में प्रिंसिपल आया। जो कंसुगाइन ब्रदर हैं उनको एब इनिशियो शुरू में ही इजिप्शियन लॉ में एक्सक्लूड कर दिया, और वो लॉ जो मैंने आपको फुक़हा का बताया, शाफई और मालिकी लॉ, वो फॉलो नहीं किया गया, शुरू में ही एक्सक्लूड कर दिया। और फिर प्रॉपर्टी जो है वो फुल ब्रदर और दादा में इक्वली बांट दी गई। अब ये जो इजिप्ट में उसूल बना, ये शाफई लॉ और मालिकी लॉ से अलग है, और ये हजरत अली के एक ओपिनियन पर बेस्ड है। और उसको जूरिस्टिकली ऐसे प्रेजेंट किया गया कि ज़ैद बिन साबित जो सेक्रेटरी हैं हजरत के, और हजरत अली, ये दो इस तरीके से ओपिनियन आ रहे हैं। और उसमें यह कहा गया कि साहब ज़ैद बिन साबित का ये ओपिनियन है जिससे शाफई लॉ और मालिकी लॉ ड्राइव किया गया। इसका मतलब इंडिविजुअल स्कॉलर्स जो हैं उनके ओपिनियन को रिलाई करके भी कानून बनाया जा रहा है। एक स्टेज वो ये थी कि हनफी स्कूल मालिकी स्कूल और शाफई स्कूल से ले रहा है, और अब एक इंडिविजुअल स्कॉलर या जूरिस्ट के ओपिनियन पर भी लॉ रिफॉर्म हो रहा है। आखिरी स्टेज पे आ जाते हैं, थर्ड स्टेज है तखय्युर की, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तकलीद बिल्कुल फॉर्मेलिटी होती जा रही है। अब एक फ्यूजन हो रहा है, कंबिनेशन हो रहा है, थोड़ा सा इस स्कूल से ले लिया, थोड़ा सा उस स्कॉलर से ले लिया, मिला के कोई नई चीज बना दी गई। इसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है वो तलफीक है, टू मेक अप अ पैच वर्ड और पीस टुगेदर, कई चीजों को मिला दिया जाए। अब तलफीक की कोई तारीफ या परिभाषा बिल्कुल साफ तौर से नहीं है। एक सेंस में यह है कि साहब आप अपने स्कूल के डॉक्ट्रिन को छोड़ दें और दूसरे स्कूल के डॉक्ट्रिन को अपना लें, और कुछ अपने स्कूल का रख ले, या कुछ एक स्कूल का ले ले और कुछ दूसरे स्कूल का ले लें। जैसे मालिकी स्कूल आपने इंडिया में जो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मालिकी स्कूल आपने डिवोर्स में ले लिया। जब कोई बीवी डिवोर्स चाहती है, 1939 का जो एक्ट है उसके तहत मालिकी लॉ ले लिया, और शादी के लिए आपने हनफी लॉ को अभी बरकरार रखा हुआ है। तो एक कंपोजिट लीगल रूल बना दिया कि कुछ इस स्कूल से लिया, डिवोर्स इधर से ले ली और मैरिज इधर से ले ली। ये एक तीसरी टाइप ऑफ तखय्युर हो गई। इसी तरह हनबली स्कूल से आपने बोरो कर लिया कि शादी और निकाह में कंडीशंस इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं, यानी शादी की कैपेसिटी हनफी लॉ से ली और निकाह में जो कंडीशंस शामिल की जा सकती हैं वो हनबली लॉ से ले ली। और इसकी जो एक्सट्रीम चीज है वो वक्फ के कानून में हुई। यूसीसी बनने से पहले हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान में कितनी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं और उनका कितना मिसमैनेजमेंट हमने किया है, उसके बारे में मैं कितना भी बोलूं वो कम होगा। देखिए, जो वक्फ को एक माना गया कि साहब ये तो प्रॉपर्टी अब परमानेंटली वक्फ कर दी गई, उसकी वजह से कुछ तकलीफें होने लगी। एक तरफ तो इकोनॉमिस्ट ने यह कहा कि ये प्रॉपर्टी इमोबाइल हो गई, लैंडेड प्रॉपर्टी, तो कॉमर्स कैसे हो, ट्रेडिंग कैसे हो, माशियात कैसे आगे बढ़े। और दूसरी तरफ मॉरलिस्ट थे जिन्होंने कहा कि भाई ये क्या बात हुई कि वाकिफ ने वक्फ कर दी प्रॉपर्टी, अब जो वारिसान हैं उनमें से पिक कर लिया कि मेरे बेटे का बड़ा बेटा को मिलेगा पहले मुतवल्ली, उसके बाद उसके बेटे का बड़ा बेटा और उसके बेटे का बड़ा बेटा। मॉरलिस्ट ने यह कहा कि ये जो वाकिफ है, जो अपनी जिंदगी के लिए बेनिफिट को रिजर्व कर ले रहा है और उसके बाद अपने वारिसान में से या तो सबको एक्सक्लूड कर दे रहा है या कुछ को एक्सक्लूड कर दे रहा है,
ये मॉरली बात सही नहीं है। अब इसको हल करने की कोशिश हो रही है, तो आप समझिए कि इजिप्शियन लॉ ऑफ वक्फ 1946 बन रहा है। इंडिया में बहुत कम मुसलमान ये बात जानते होंगे और मुझे खुशी हो रही है कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज ये चीज हिंदुस्तान के मुसलमानों को और देशवासियों को बता रही है कि 1946 में कह दिया गया इजिप्ट में कि अब मजहबी और पर्पसेस के लिए जो वक्फ है, उसके अलावा जो वक्फ होगा वो 60 साल के लिए होगा। बताइए कितने लोगों को, मेरे व्यूअर्स को बात की मालूम है? या तो 60 साल के लिए होगा या 2 सक्सेसिव सीरीज ऑफ बेनिफिशियरीज, यानी अपने आप बेटे को और उसके बाद अपने पोते को, बस अब पोते के बेटे के पास ये नहीं जाएगा। दोनों में से जो कम हो, 60 साल या 2 सक्सेसिव सीरीज ऑफ बेनिफिशियरीज। ये ड्यूरेशन वक्फ की फिक्स की जा रही है, मजहबी वक्फ के अलावा ये बात की जा रही है। यानी अगर मस्जिद के लिए वक्फ है तो ये लागू नहीं होगा लॉ, लेकिन बाकी औकाफ पर यह लागू हो जाएगा। और दूसरा इसमें जो रिफॉर्म किया गया वो बड़े मजे का था कि वाकिफ ने अगर टोटली एक्सक्लूड कर दिया अपने वारिसान को, एयर्स को, या उनमें से पिक एंड चूज किया, तो माना यह जाएगा कि जितने वारिस हैं और जो उनका हक बनता था, चाहे वो उसने नॉमिनेट किए हों या न नॉमिनेट किए हों, वो सब के सब हकदार माने जाएंगे। बहुत बड़ा रिफॉर्म था। अब इनके रिफॉर्म्स के ज्यूरिस्टिक बेसिस कहां से आ रही है? मैंने आपको बताया है कि यूसीसी बनाने में सरकार को इसलिए कंसल्ट करना चाहिए पहले मुस्लिम लॉ के स्कॉलर से। वो बताएंगे रास्ता कैसे होगा, वो रास्ता जिसकी अपोजिशन ना हो, वो रास्ता जिस पे उलमा भी राजी हो जाएं। ये जो 60 साल की लिमिट है, ये मालिकी लॉ से आ रही, क्योंकि मालिकी लॉ में टेम्परेरी वक्फ की गुंजाइश थी, प्लस कि जो स्टेट है और हुकूमत है उसको हक है कि वो जो चीज शरिया में परमिटेड है उसको इन्फोर्स करे। दूसरा जो ये उसूल बनाया गया कि जो वारिसान के नाम उसमें नहीं है उनको भी उसमें हक मिल जाए, ऑब्लिगेटरी एंटाइटलमेंट, ये जाहिरी जूरिस्ट इब्ने हजाम और हम्बली जूरिस्ट उनके उसूल से निकाला जा रहा है, क्योंकि इब्ने हजम और हम्बली जूरिस्ट ये मानते हैं कि वो वाकिफ जो इस तरह का वक्फ करे जिसमें कुछ को एक्सक्लूड कर दे और कुछ को इंक्लूड कर ले, वो जुल्म कर रहा है और जुल्म की गुंजाइश नहीं। इसलिए जो उनका शेयर प्रॉपर्टी में होगा वो माना जाएगा कि ऑब्लिगेटरी एंटाइटलमेंट है। ये मैंने आपको तीनों तखय्युर की शक्लें बता दी। अब अगले वीडियो में मैं ये पूरा इज्तिहाद और नया इज्तिहाद कैसे हो रहा है और किस तरीके से ये रिफॉर्म की कहानी आगे बढ़ी, उसके सिलसिले में बात करेंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें, और प्लीज जजमेंटल ना हो। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसको अगर चंद घंटे में आप समझ लेंगे तो आप समझिए कि आपने 1400 साल की हिस्ट्री को और कॉम्प्लिकेटेड लॉ की हिस्ट्री को समझ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।